स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ साइनसोइडल वेवफॉर्म फॉर एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एंड इट्स डेरिवेशन। एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है टॉपिक। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब वो होता है कि जिसमें करंट ईजिली फ्लो हो सकती हो। मान लीजिए हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और हमने उस करंट कैरिंग कंडक्टर की एक इस रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक हमने कोइल बनाई। कॉइल मतलब कुंडली। जब कोई कुंडली किसी हाई मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तथा कुंडली को उसके अक्ष के परितः तेजी से घुमाया जाता है। जब कोई कुंडली किसी हाई मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तथा कुंडली अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमती है तो उससे होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। ठीक है, इस परिवर्तन के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन के कारण इस कुंडली पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण क्या होता है, इसमें करंट फ्लो होने लगती है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण इस कुंडली में करंट फ्लो होने लगती है और उस करंट की जो डायरेक्शन है हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे ये एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में एक कुंडली है जो दिखाई गई है और वो जो है इस जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र भी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो है क्षैतिज अक्ष के परितः दक्षिणावर्त घूम रही है। चित्र ए में कुंडली दिखाई गई है जो मैग्नेटिक फील्ड में क्षेत्र के लंबवत एक क्षैतिज तल में अपने अक्ष के परितः क्या है वो घूम रही है, ये वाली कुंडली। मान लो कि जो प्रारंभ में कुंडली का तल जो है इस तरीके से लंबवत है किसके, क्षैतिज तल के। मान लो कि इस कुंडली का जो तल है स्टार्टिंग में इस क्षैतिज जो हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत में है कुंडली स्टार्टिंग में। तो जब ये लंबवत है तो इससे होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या मैक्सिमम है, अधिकतम है। तो अधिकतम जब फ्लक्स रेखाओं की संख्या अधिकतम है दैट मीन्स कि जब हम इस कुंडली को घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसमें फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होगा। जब कुंडली घूमेगी अपनी अक्ष के परितः तो उससे होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो मान लीजिए कि कुंडली, तो मान लेते हैं कि मान लो कि टी सेकंड में कुंडली थीटा कोण घूम जाती है। ये कुंडली हमने मान लिया कि थीटा कोण घूमी, यानी कि ये थीटा कोण घूमी, ये वाला थीटा कोण घूम जाती है। तो चित्र में इस क्षण कुंडली के तल पर खींचा गया लंब फ्लक्स रेखाओं के साथ थीटा कोण बनाता है। ये कुंडली का तल है, इस तल पर हमने एक लंब खींच लिया है, नॉर्मल खींच दिया, कुंडली के तल पर खींचा गया लंब। ये लंब चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या के साथ जो है क्या बनाता है, एक थीटा कोण बना रहा है। यहाँ पे लंब खींचने के बाद थीटा कोण बनाता है तथा बी का कुंडली के तल के लंबवत घटक बी कोस थीटा। अब इसका बी का कुंडली के तल के लंबवत घटक अगर हम देखें तो वो बनेगा बी कोस थीटा। ये हो गया बी कोस थीटा। यदि कुंडली के तल का क्षेत्रफल ए हो, मान लिया कि इस कुंडली जो हमारी कुंडली है अगर उसका एरिया ए हो तो इस क्षण कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, यानी कि जो कुंडली से लिंकेज फ्लक्स क्या होगा इक्वल टू फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। हमने पीछे भी पढ़ा था कि फाई इक्वल टू बी ए होता है फ्लक्स, तो यहाँ पे है फाई इक्वल टू बी ए कोस थीटा, क्योंकि जो बी कोस थीटा है वो जो नॉर्मल के साथ में क्या है लंबवत घटक है बी कोस थीटा, तो फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। यदि कुंडली का कोणीय वेग ओमेगा हो, कोणीय वेग मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी, जैसे मतलब एक अक्ष के परितः जब कुंडली ऐसे घूम रही है तो वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, और मान लीजिए वो थीटा एंगल से घूम रही है तो फाई इज इक्वल टू बी ए कोस ओमेगा टी। ठीक है, थीटा यानी कि ओमेगा टी से हमारे पास वो घूम रही क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और टाइम के रेस्पेक्ट में तो फाई इज इक्वल टू बी ए कोस ओमेगा टी। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। फाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी ए कोस ओमेगा टी। आपने फाई की वैल्यू यहाँ पर रख दी। अब इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे। कोस ओमेगा टी का क्या होता है, माइनस का साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा ओमेगा, तो माइनस का बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। फैराडे के नियम के अनुसार यह था कि कुंडली में तार के प्रत्येक फेरे में प्रेरित विद्युत वाहक बल, अगर हर तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करें तो वो होता है माइनस का डी फाई बाई डी टी। लेकिन कुंडली में अगर फेरों की संख्या एन हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारे पास हो जाता है कुंडली में ई इज इक्वल टू माइनस का एन डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, यहाँ पे दी हुई है। तो ई इज इक्वल टू माइनस का एन और डी फाई बाई डी टी की हमने ये वैल्यू रखी तो ये होगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो हमारे पास अगर साइन ओमेगा टी की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है वो होती है 1, मतलब कि ओमेगा टी 90 पे, साइन 90 पे वैल्यू क्या होती है 1, तो साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, कितने पे होती है 90 पे। दैट मीन्स कि ये ई की मैक्सिमम वैल्यू है, ई एन बी ए ओमेगा। तो ये हमने मान लिया कि एन बी ए ओमेगा इज इक्वल टू ई एम, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो अब हमारे पास ई एम एफ की इक्वेशन क्या आ गई, ई इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। अगर किसी क्षण
प्रत्यावर्ती वोल्टेज की बात करेंगे तो वो हो जाएगी V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, एग्जाम में आपको केवल इतना ही करना है डेरिवेशन तक। अगर बाय द वे इसकी साइनसोइडल वेवफॉर्म के बारे में पूछा जाए कि ये वेवफॉर्म कैसे जनरेट हो रही है, तो उसका मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। ये देख लीजिए, मैंने इसे लिए यहाँ पे ये लिया है, ये फिगर बनाया है। तो चित्र 2 में ऊपर के भाग में चुंबकीय क्षेत्र बी में विभिन्न समय पर कुंडली की स्थितियाँ दिखाई गई है तथा नीचे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा कुंडली के घूमने के कारण ओमेगा टी में संबंध बताने वाला वक्र खींचा गया है। तो यहाँ कुंडली है, कुंडली की अलग अलग पोजीशन दिखाई गई है। टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू टी बाई 4 पे, टी इक्वल टू टी बाई 2 पे, टी इक्वल टू 3 टी बाई 4 पे, टी इज इक्वल टू टी पे। यानी कि टी इक्वल टू 0 पे टी मतलब जब समय हमारा बिल्कुल एट ए टाइम समय टी इक्वल टू 0 पे एंगल कुंडली जैसे खड़ी हुई है तो एंगल है हमारे पास 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पर इस पर कोई वेवफॉर्म यानी कि वेवफॉर्म क्रिएट हो तो 0 पे 0 है। अब जैसे टी इक्वल टू टी बाई 4 समय पे जैसे जैसे हम कुंडली को घुमाते जा रहे हैं तो कुंडली जैसे घूम रही है, तो मान लीजिए जब 90 पे गई तो 90 पे हमें पता लगा कि यहाँ पे ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू मिली। फिर हमने कुंडली को फिर घुमाया धीरे धीरे, जब कुंडली टी बाई 2 समय पाई और कुंडली जो है 90 डिग्री घूम गई, फिर 90 डिग्री घूम गई, मतलब कि टी बाई 2 पर आकर के यहाँ 90 थी, तो धीरे धीरे फिर हम एंगल बढ़ाते जा रहे, जब 180 पर आ गई तो यहाँ होगी 0। फिर हमने एंगल को क्या करा, फिर एंगल धीरे धीरे बढ़ाया तो पता लगा कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा करके 270 पे हमें ई की जो है मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, लेकिन वो मिलती है अपोजिट डायरेक्शन में माइनस का ई एम। अब हमने फिर एंगल बढ़ाते धीरे धीरे एंगल बढ़ाया, जब हम समय टी इक्वल टू टी पर हमने चेक करा एंगल आगा 360, तो 360 पे पता लगा कि इसकी वैल्यू फिर 0 हो गई। तो ये कुंडली की अलग अलग पोजीशन दिखाई गई है अलग अलग समय पर और कितने कितना एंगल ये घूम रही है। तो उस एंगल के अकॉर्डिंग हमें पता लगा कि इसकी जो ई की जो वेवफॉर्म है वो एक साइनसोइडल वेवफॉर्म जनरेट हो गई है। अब यहाँ पे मैंने इसके अलग अलग दिखाया गया। मान लें कि प्रारंभ में कुंडली का तल फ्लक्स रेखाओं के, मैंने अभी बताया था फ्लक्स रेखाओं के अगर इस तरीके से लंबवत है तो उस समय जो एंगल हमारे पास 0 है, तो ई की वैल्यू क्या मिलेगी 0, यानी कि यहाँ पर 0 है। अब हमारे पास जो है क्या करा हमने, कुंडली को उसके अक्ष के विपरीत धीरे धीरे घुमाया। अब जैसे जैसे घुमाते जा रहे हैं एंगल हमारा बढ़ता जा रहा है। जब एंगल बढ़ा तो मान लीजिए जब 90 डिग्री पाया तो 90 की हमने वैल्यू रखी, तो ये बाकी मैक्सिमम वैल्यू ई एम। अब हमने एंगल फिर बढ़ाया, फिर जब 180 पर चेक करा तो 0 आ गया, 270 पर चेक करा तो माइनस का ई एम आया, और 360 पर चेक करा तो वो 0 आया। तो यहाँ पे मैंने एक सर्किल लिया है आपको और थोड़ा इजीली समझाने के लिए। एक सर्किल है यहाँ पर 0, 90, 180, 270, 360। जब 0 रखा तो 0 पे हमारे पास 0, 90 रखा तो 90 पे हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिली ईएमएफ की। फिर जब 180 पे गए तो यहाँ पे 0 हो गया, 270 पे आ गए तो अपोजिट डायरेक्शन माइनस का ईएम मिला, 360 पाए तो फिर 0 मिल गया। तो इस तरीके से एक साइनसोइडल वेवफॉर्म हमारी जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो चलते हैं। बाकी ये चीज़ें मैंने यहाँ पर यही सारी चीज़ें लिखी हुई है, ये जो लिखा हुआ सब थ्योरी में आप पढ़ लेना इसे एक बार। तो हमारे पास ईएमएफ की इक्वेशन थी ई इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। अगर मान लो किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का बात करें तो वो हो जाएगी वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। इसमें जो वी एम है वो हमारा वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है, या ऐसे पीक वैल्यू भी बोलते हैं, शिखरमान भी बोलते हैं वी एम को। इस वोल्टेज के कारण जब वोल्टेज इस वोल्टेज के कारण क्या होगा, सर्किट में यानी कि धारा प्रवाहित हो रही है, इस वोल्टेज के कारण ही तो धारा प्रवाहित हो रही है। यानी कि जो इक्वेशन ही है वो करंट की इक्वेशन होगी। दैट मीन्स कि आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। आई एम क्या है यहाँ पर, अधिकतम मान या पीक वैल्यू आप कह सकते हो कि इसका पीक वैल्यू से शिखर मान है आई एम। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज वी के कारण परिपथों जो धारा प्रवाहित होती है वह भी वी के समान ही होती है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के समान किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा का मान भी आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। आई एम इसमें क्या है, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू है। अब हमने वी और आई का जो एक ग्राफ ड्रॉ किया है यहाँ पे वोल्टेज और करंट का। मैंने बताया कि जब वोल्टेज फ्लो हो रही है तो उसके वोल्टेज के कारण करंट फ्लो हो रही है। वी तथा आई का एक ग्राफ है इसके वी और आई के समय टाइम टी के रेस्पेक्ट में या थीटा के रेस्पेक्ट में एंगल के में दोनों पे लिया हुआ है मैंने। तो यहाँ वोल्टेज की वेव फॉर्म में हमारे पास साइनसोइडल वेव फॉर्म किसकी, वोल्टेज वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। और ये जो नीचे जो दिखाई हुई है थोड़ा सा जिसका मैग्नीट्यूड थोड़ा डाउन है, तो ये है आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ये करंट की वेव फॉर्म है, ये वोल्टेज की है। अब आप लोग कहोगे कि सर इसके ऊपर क्यों नहीं दिखाया हमने। देखिए अगर मैं इसके ऊपर दिखाता तो ये हमें पता नहीं कर पाते कि वोल्टेज की कौन सी है करंट की कौन सी है। इसलिए थोड़ा करंट का मैग्नीट्यूड मैंने थोड़ा डाउन रखा जिससे हम लोग इजीली डिफरेंस पता लग जाए हमें कि वोल्टेज की कौन सी करंट की कौन सी। तो यहाँ पे ये होगा जिस टाइम वोल्टेज 0 उसी टाइम करंट 0, जिस टाइम वोल्टेज मैक्सिमम उसी टाइम करंट मैक्सिमम, जिस टाइम वोल्टेज 0 उसी टाइम करंट भी 0। तो यानी कि दैट मीन्स कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में है। यानी कि वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है, वोल्टेज घट रहा है तो करंट भी घट रहा है, वोल्टेज 0 हो रहा है तो करंट भी 0 है। इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई कलांतर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्यावर्ती वोल्टेज करंट का मान है वी इजिकल टू वी एम साइन ओमेगा टी, आई इजिकल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, अगर ये ओमेगा टी की टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर थीटा के रेस्पेक्ट में बनानी हो हमें, थीटा की टर्म में, एंगल की टर्म में, तो वी इजिकल टू वी एम साइन थीटा, आई इजिकल टू आई एम साइन थीटा। आज के लिए से आपके
टॉपिक में यही है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।